अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं अपनी आपके साथ डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं बाहर आई हूँ। हाँ जी, मैं बाहर ही आई हूँ। तो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इंडोनेशिया में हूँ और स्कॉलरशिप पे आई हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना, जैसे मैं स्कॉलरशिप पे आई हूँ तो ऐसे भी बाकी लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा दिया जा सके। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडोनेशिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप के बारे में, जो है KNB स्कॉलरशिप। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आपने स्कॉलरशिप कैसे अवेल की है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसका, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जल्दी ही इंडोनेशिया की ये स्कॉलरशिप ओपन होने वाली है। तो सबके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगी। तो सब चीजें, सब प्रोसेस आप जानने के लिए इस ब्लॉग में बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो अब चलते हैं हम अपने इस प्रोसेस की तरफ कि हम आपको सब क्या शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया है सबसे बड़ी इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप के बारे में, जो है KNB स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि जब भी कोई आप किसी चीज़ की एग्जांपल देते हैं तो वो आपको ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। तो हम भी इसकी आपको एक अच्छी मिसाल देने के लिए हमने आज अपने ब्लॉग में एक बंदा पकड़ा है इंटरव्यू के लिए, जो है लास्ट ईयर KNB स्कॉलरशिप होल्डर। तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने स्कॉलरशिप कैसे अवेल की है, उनको क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस थे, उनको क्या मसाइल पेश आए, कैसे कैसे उन्होंने ये स्टेप्स किए, क्या क्या उन्होंने इंटरव्यू में बोला, कैसे उनको डॉक्यूमेंट चाहिए थे, सब कुछ हम आपसे उनसे जानेंगे, और ताकि आपके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो हम मिलते हैं अपने मज़्ज़ज़ बंदे से। हाँ, बहुत ही हंसमुख शख्सियत है हमारे पास। पेश किया जाता है मिस हीरा को फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हमारे साथ है हीरा फ्रॉम पाकिस्तान से, जिन्होंने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप KNB स्कॉलरशिप अवेल की है। तो हम इनसे जानते हैं इनकी ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में। हाँ, तो हीरा, आप मुझे बता दें, बल्कि हमारे ऑडियंस को भी बता दें कि आपने आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, आपने बैचलर कहाँ से किया, क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये है कि मैंने BS जो है वो जिस यूनिवर्सिटी से किया। मेरा मेजर जो था साइकोलॉजी था। हाँ। ड्यूरिंग बैचलर जब मैं देख रही थी कि एज सच नहीं है जैसे हम लोग को लगता है कि हम यूनिवर्सिटी में गया था हम लोग को ये मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमने मेरा ड्यूरिंग बैचलर मैंने ना काफ़ी देखना शुरू कर दिया कि मास्टर के लिए PhD के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इवन आपको बैचलर के भी लिए मिलती है स्कॉलरशिप बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा मेरा इतना आइडिया नहीं था कि आपको फुली फंडेड कौन आपको स्कॉलरशिप देगा और ऐसा। लेकिन बाद में जब मेरा बैचलर कंप्लीट हुआ और मैंने अप्लाई करना शुरू किया पाकिस्तान में, मैंने देखा लेकिन उसकी फ़ीस और बाकी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इतना एक्सपेंसिव था कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मोस्टली ये भी होता है कि बैचलर में आपको स्कॉलरशिप मिलती है पाकिस्तान में भी, लेकिन मास्टर के लिए बहुत कम स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में भी। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, ऐसे देखा कि कौन कौन सी कंट्री है, फुली फंडेड है, पार्शल है, क्या है। तो इसके बाद मैंने अब काफ़ी अप्लाई करना शुरू कर दिया जोन जोन से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही। चलें, ये तो आपने देखा कि आपने स्कॉलरशिप कैसे स्टार्ट की है, इन्होंने अपनी कैसे इन्होंने छानबीन स्टार्ट की स्कॉलरशिप के बारे में। तो फिर आपने अपने आपका ये ख्याल था कि आप अपनी मास्टर की जो है डिग्री वो फ़ॉरेन से करना चाहती हैं, ठीक है। आपको आया क्योंकि आप कह रही हैं जैसे पाकिस्तान में फीस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का सही नहीं है। तो आपके जहन में आया कि आप अच्छी स्कॉलरशिप दें। तो आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था अपनी मास्टर स्कॉलरशिप के लिए? इवन देखा जाए तो मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे जोन से भी मिल रही थी मैं उस पर अप्लाई करना शुरू कर दी थी। मेरा बेसिक गोल ये था कि बस पाकिस्तान से बाहर भागना है और मास्टर के लिए निकलना है। तो चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली वगैरह में मेरा बेसिक कंसर्न था कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में जाऊँ। लेकिन अगर आपको पता हो कि यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेना, स्पेशली फॉर मास्टर, अगर आप वो भी फुली फंडेड पे ले रहे हैं तो बहुत टफ है। आपको वीज़ा कंसल्टेशन और ये बहुत टफ हो जाता है। तो फिर एट द टाइम मुझे लगा कि आप किसी ऐसी कंट्री में अप्लाई करना शुरू कर दें जहाँ पे आपको वीज़ा मिलना बड़ा आसान होता है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ओपन डोर स्कॉलरशिप की रशिया किया, उसमें मेरा हो गया। वो तो मेरी ऐसा मैंने रखा था जब जैसे कि सेकेंड प्रायोरिटी रख लेती हूँ अगर आप मुझे कोई नहीं मिलता। जर्मनी की थी एक, लेकिन वही कि उसमें वीज़ा ब्लॉक आता है और वीज़ा का कुछ इस तरह का मसला आता है। और KNB जो था, मैंने इससे पहले ना एक यूनिवर्सिटी, पार्शल यूनिवर्सिटी कुछ स्कॉलरशिप थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे बताया था KNB एक स्कॉलरशिप है हमारी इंडोनेशिया की जो सबसे बड़ी है और सबसे अच्छी है, जिसका स्टाइपेंड अच्छा है। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया, हालांकि इवन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इसके लिए, कैसे अप्लाई करना। तो फिर जब मैंने इसको देखा, फिर मैंने कहा कि अगर मैंने इंडोनेशिया ही जाना है, इंडोनेशिया, मलेशिया जाना है, तो क्यों ना मैं इसकी जो टॉप यूनिवर्सिटी है उस पर अप्लाई करने का सोचूं।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया है, गाजा माता यूनिवर्सिटी है कुछ, इसको गाजा माता को मैंने सेकंड प्रायोरिटी रख लिया और इंडोनेशिया को फर्स्ट। हाँ, क्योंकि तो इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हाँ, है। इसकी रैंकिंग अच्छी थी। जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया तो इसकी रैंकिंग शायद 213 कुछ समथिंग थी शायद। तो मैंने कहा था ये अच्छी है। अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में चेक कर रही थी तो मुझे पता नहीं 1000 में जाके मिल रही है, या सच तो कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। सबसे पहले जो मेरा प्रोसेस था कि मैंने कैसे इसके ऊपर क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हाँ जी हीरा, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया को ही क्यों चूज़ किया अपनी KNB स्कॉलरशिप के लिए? हाँ, देखा जाए तो सबकी ये प्रायोरिटी होती है कि आप अगर जा रहे हैं मास्टर करना है यूनिवर्सिटी में तो आपकी फर्स्ट रैंकिंग आप चेक करते हैं कि जैसे आप देखते हैं नेशनल लेवल पे इसकी रैंकिंग कितनी है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी रैंकिंग कितनी है। तो जैसे मैंने चेक किया था कि यूनिवर्सिटी जो है इंडोनेशिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी आती है, तो इसमें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, सेकंड पे गाजा माता, ये इस तरह। ठीक है। तो मैंने चूज़ किया कि अगर आपने इंडोनेशिया ही जाना है, कुछ ऐसे कंट्री जाना है इस्लामिक, तो आप तो रैंकिंग आपकी अच्छी होगी। हाँ जी हीरा, तो आपने KNB स्कॉलरशिप ही क्यों चूज़ किया, इसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। हाँ, जैसे मैंने बताया मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था। तो यूरोपियन कंट्री की आप देखा तो उसका फ्यूचर तो सेट है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान से उसका वीज़ा लेना बहुत टफ है। तो जिसकी वजह से ओपन डोर का मैंने बताया उस पर मेरी हुआ था। HSC यूनिवर्सिटी है रशिया की, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें। लेकिन उसका जो स्टाइपेंड था, मेनली बात पैसा, हाँ, पैसे की बात। पैसा सारी बात पैसे सारा की है। बात पैसा की है। तो आप देखते उसका जो स्टाइपेंड था, मंथली स्टाइपेंड जो था वो शायद 200 था, कुछ पाकिस्तानी कुछ कम लगते थे। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें वीज़ा आपकी आप खुद से था, आपकी टिकट खुद से थी, बाजू का आपकी अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ उसके अंदर था। लेकिन ये जो KNB थी ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कह रहे थे कि सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, और स्टाइपेंड भी इसका तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख बन रहा था। जी, आप देखें पाकिस्तानी 1 लाख स्टाइपेंड आपको मिल रहा है KNB स्कॉलरशिप पे। हाँ, तो बस फिर मैं पैसे पे मर मिटी। जी, ये पैसे में मैं मिट गई। फिर मैंने ठीक है। कहा कि क्यों ना पैसे पे फोकस किया जाए अभी। यूनिवर्सिटी को छोड़ती हो कि कौन सी कंट्री जाना है कौन सी नहीं, तो बस फिर पैसे की। और बाद में वीज़ा इनका था, टिकट इनकी थी और एवरीथिंग इनकी थी। और साथ में इस स्कॉलरशिप के लिए आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं था। सही जैसे आप किसी करते आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए थी, कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ कवर था। तो इस वजह से बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। जी, हाँ जी हीरा, तो पैसों को तो आप ज़रा साइड पे रखें, तब हमें आप ये बताएं कि आपने बैचलर में क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, आपका कितना CGPA था, आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह थी, क्योंकि लोगों को मतलब ये बहुत होता है कि आपकी CGPA मैटर करता है, आपकी पब्लिकेशन मैटर करती है, तो इसके बारे में भी आप हमें बता दें ज़रा। अच्छा, अगर मेरा बैचलर का देखा जाए तो मेरा मेजर साइकोलॉजी था। हाँ। तो साइकोलॉजी और जिस यूनिवर्सिटी था, CGPA जो था इसका कंसर्न काफ़ी लोग लेते हैं कि आपका CGPA आपका 3.6 होगा तो आपको अच्छी रैंकिंग में मिलेगा। तो ओबियसली ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी पब्लिकेशन, आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपका कोई कोर्सेज किए हैं, तो ये आपकी CV को बहुत रिलाइन करते हैं। हाँ, मतलब आपकी CV को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे जो आपने किया है। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरा CGPA 3.54 समथिंग था। तो लेकिन इसका जो सबसे मेजर मैं कहती हूँ कि मेरी जो CV स्ट्रांग कर रहा है या फिर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड कर रहा है वो है मेरी पब्लिकेशन। मतलब मैंने 2 पब्लिकेशन की हुई है, एक तो आई थिंक सो मैंने 5 सेमेस्टर में की थी और एक लास्ट थीसिस जो था वो काफ़ी अच्छा था मतलब उसकी। सेकेंडली इंटर्नशिप मैंने 2 सेमेस्टर इंटर्नशिप किया साइकोलॉजी, द इंटर्नी साइकोलॉजी। सेकेंड मैंने ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी किए हुए हैं, पाकिस्तानियों को जुगाड़ लगाना आता है ऑनलाइन फ्री कोर्स करने, जैसे कोर्स पे कर लिया। हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा कर दिए आपने, तो वो आपकी CV पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका क्या मतलब है, मतलब किसी को बाहर आने के लिए पब्लिकेशन भी करनी पड़ेगी, मतलब बैचलर्स के बाद पाकिस्तान में तो इतना इजी नहीं होता पब्लिकेशन का। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान से बाहर निकलना है बस। सही हो तो गया। आप पहले क्या करें कि आप देखें कि आपके पास अगर आपकी रिसर्च नहीं, आपकी पब्लिकेशन यही है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें स्कॉलरशिप के अंदर जिनकी अपनी स्कॉलरशिप ना, मतलब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं है। जैसे हमारा फोकस होता है हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे बाद में पता चला था कि इस यूनिवर्सिटी कोई लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की एक अपनी स्कॉलरशिप, हाँ, वो स्कॉलरशिप जिसपे मैं मैं आई हुई, यू आई ग्रेट स्कॉलरशिप। सो
अगर मुझे पता होता कि इसकी अपनी है और इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी टफ है इसको लेना, तो ऑब्वियसली मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करती जिसकी रैंकिंग कम होती, क्योंकि मुझे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके हाँ, करने के। क्योंकि वो उनकी हाँ। अपनी स्कॉलरशिप होती ना, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, अपनी यूनिवर्सिटी की नहीं होती। जैसे यहाँ पे यूआईबी है, और यहाँ पे मतलब ये एक मेजर फैक्टर शायद पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि यूनिवर्सिटी वाले ही आपको अपनी स्कॉलरशिप में लेते हैं और गवर्नमेंट के लिए इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आते। जैसे आप बता सकती हैं कि आप लास्ट ईयर हाँ। की एक बंदी थी शायद। हाँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में एक वाहद मैं हूँ मास्टर्स के लिए, और एक मुझे अभी पता चला है कि एक पीएचडी वाला बंदा भी कोई हाँ, आया हुआ जी। है। तो ऑब्वियसली आप एक या दो सेलेक्ट होते हैं, तो अगर आप अपने चांसेस इंक्रीज मतलब करते हैं कि आपने निकलना ही है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ी सी लो रैंकिंग वाली देखिए अपनी सीवी के और इसके लिहाज से, तो मैं सही। ये देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने इंडोनेशिया को ऑब्वियसली सेकंड प्रायोरिटी ही रखा था, फर्स्ट मेरी रशिया ही थी, तो क्योंकि मुझे इसके स्टाइपेंड का तो पता नहीं था। हाँ जी, तो जब इनको इनके स्टाइपेंड का पता चला तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे इंडोनेशिया ही जाना है। हाँ, तो जैसे आपने हमारी मैडम को सुना, हीरा मैडम को, उन्होंने क्या क्या अपना बताया। जैसे उन्होंने कहा कि उनका सीजीपीए था, पब्लिकेशन थी, लेकिन आपने इस चीज़ पे फोर्स नहीं होना, आपको मतलब इस चीज़ पे बाउंड नहीं हो जाना कि नहीं मेरे पास तो पब्लिकेशन नहीं है, सीजीपीए इतना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना। आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया के अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में, जो अपनी सीवी के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे, ठीक है। आपको मतलब ये नहीं है कि सीजीपीए, बस आप ऐसा करें कि आप अप्लाई कर दें केएनबी स्कॉलरशिप में। इसके लिए आपको इतना वीज़ा प्रोसेस चाहिए, जैसे उन्होंने बताया यूरोप के लिए बहुत वीज़ा प्रोसेस चाहिए। आपका मिशन होना चाहिए कि पाकिस्तान से भागो, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंडोनेशिया फिलहाल बेस्ट है मास्टर्स के लिए। तो अगर आप यूआई में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। वो आगे आगे हम अपनी ही दोस्त से पूछते हैं कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक क्लियर चीज़ कर दूँ कि आप एप्लीकेशन और सीजीपीए की वजह से डर मत जाना, ठीक है। वो ईजी माहौल है, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ। हाँ हीरा, तो आप हमें थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू देते हैं कि हमने इसका प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे कैसे करना है हमने इस केएनबी स्कॉलरशिप के लिए। बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप है उसमें आप सिंपल अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इसमें आपने अपने जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे सीवी हो गया, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, और इसके अलावा मोटिवेशन लेटर हैंड रिटन, ये सारी चीज़ें आपने अपने एम्बेसी को सेंड करनी होती है, इंडोनेशियन एम्बेसी को। पहले ये था कि इंडोनेशियन एम्बेसी जो थी, आप उसको डॉक्यूमेंट सेंड करते थे, वो आपको 10-15 दिन के बाद वो सेंड कर देती थी रिकमेंडेशन लेटर, कि आप इस रिकमेंडेशन लेटर की वजह से अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। लेकिन लास्ट ईयर ये था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने शायद अप्लाई किया था, तो उन्होंने क्या किया था, आप एक लिस्ट शेयर की थी कोई 3-4 दिन पहले, जिस दिन ये स्कॉलरशिप क्लोज होनी थी, तो उससे पहले आपको वो उन्होंने लिस्ट दी थी कि ये कैंडिडेट्स, इनका हम इंटरव्यू लेंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा, जिसकी बुनियाद पर आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नई चीज़ थी ऑब्वियसली कि आपका इंटरव्यू एम्बेसी भी देगी। तो आप एम्बेसी जब उन्होंने इंटरव्यू लिया तो ऑब्वियसली फिर आप क्लियर कर लेते हैं या सच। और हाँ, आप अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंच रहे या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एम्बेसी आपका दोबारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो ये अपने जहन में रखना है। जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि एम्बेसी ने एक नया तरीका अपना लिया है, जिसकी बेस पे आपको उनको इंटरव्यू देना होता है। वो आपको रिकमेंडेशन के बाद लिस्ट शेयर करती है, अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो प्रोसेस जारी कर सकते हैं। वो आगे कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं आगे। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि क्या क्या प्रोसेस था, इनिशियल क्या स्टेज था। अब जो आगे जाके हमने लेटर कैसे अपलोड करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैसे अपलोड करना है, वो इंशाल्लाह हम आपको कल के व्लॉग में बताते हैं। तो दोनों पार्ट देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।